हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा इकोनॉमिक सब्जेक्ट के, जो कि आप लोग को आपकी बोर्ड एग्जाम जो है जीएसईबी की, उसमें आपको देखने को 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। आपने एकदम सही थंबनेल देखा है, 100% श्योर। यानी मैं यहाँ पे जो भी आईएमपी दूंगा उसमें से तो 100% पूछा ही जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग पढ़ाई शुरू कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, तो ये वाला वीडियो ना पूरा अच्छे से देखना, बिकॉज यहाँ पे मैंने मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं और इस बार पूछा जाने के सबसे ज्यादा चांसेस उन क्वेश्चंस के रहेंगे। अब यहां पे मैंने कौन से सेक्शन कवर किए वो बता देता हूं। यहां पे मैं आप लोग को बता देता हूं कि सेक्शन आपका सी, डी और ई, ये तीन सेक्शन ही मैं बता रहा हूं, बिकॉज ये तीन सेक्शन के ही चांसेस है जो उसमें बच्चों को प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए होते हैं। अगर ये वीडियो आप लोग आखिरी दिन भी देख रहे हो, यानी कि एग्जाम के एक दिन पहले या एक हफ्ते पहले देख रहे हो, तो अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो 85% से भी अप आने के आपके चांसेस है इन तीन सेक्शन के बेसिस पे। ठीक है, तो आप लोग जरूर ये वाला वीडियो आखिरी तक देखिएगा। तो इन तीनों सेक्शन के कौन से मोस्ट आईएमपी है एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सेक्शन ई से। तो देखो, सेक्शन ई जो है जिसमें आप लोग को टोटल 7 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 57 से लेकर के 63 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब 57 टू 63 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं वो आप लोग के सेक्शन ई के होते हैं, जिसमें से एक फिक्स है कि जो 63 नंबर वाला होगा ना, वो आपका डेफिनेटली डायग्राम ही आएगा। और डायग्राम के साथ साथ आपको बोलेंगे कि आपको एनालिसिस भी करना है, और 2.5 मार्क्स जो होता है वो डायग्राम का होता है और 2.5 मार्क्स जो होता है वो एनालिसिस के होते हैं। ठीक है, अब बात करें तो टोटल 7 क्वेश्चंस है, जिसमें से आपको एनी 5 मतलब कोई भी 5 जो है वो लिखने के होते हैं। ठीक है, आपको जो भी 5 आते हो। तो देखो, डायग्राम के लिए तो आप लोग जितने भी डायग्राम है ना वो सारे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कौन से डायग्राम्स है। एक तो आपका टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम होगा, एक आपका होगा सिंपल बार डायग्राम, क्लस्टर बार डायग्राम, डिवाइडेड बार डायग्राम और पांचवा होगा पाई डायग्राम। तो इस तरह से 5 डायग्राम की आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है और साथ साथ में एनालिसिस भी कर लेना कि किस हिसाब से एनालिसिस किया जाता है। चलो, अब मैं बात करता हूं कि डायग्राम को अलग रखे तो उसके अलावा टोटल 15 क्वेश्चन ही दे रहा हूं। देखो, बहुत ज्यादा नहीं है, सोचो 15 में से 7 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मतलब 6 क्वेश्चन हम लोग देखे तो 15 में से चांसेस है कि वो 6 क्वेश्चन आपको इसी में से देखने को मिले। अब यहां पे मैं जो भी आईएमपी बता रहा हूं ना, सेक्शन ई है, सी है, डी है, तो आप लोग ये सारे सेक्शन के करना, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, सेक्शन डी का कोई क्वेश्चन सेक्शन ई में पूछ लेते हैं, सेक्शन ई का डी में पूछ लेते हैं। जैसे मान लो खाली कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन ये लोग 3 मार्क में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं कहूंगा कि सारे सेक्शंस की प्रिपरेशन अच्छे से करके जाना, मैं जो भी बता रहा हूं वो सारे क्वेश्चन। चलो, अब पहले इसको हम लोग बड़ा कर देते हैं, कौन से क्वेश्चंस की आपको प्रिपरेशन करनी है। तो देखो, 15 क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, वो 15 क्वेश्चन ना बहुत अच्छे से करके जाना। मैं बहुत ही श्योरिटी के साथ कहता हूं कि आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आप लोग एग्जाम के टाइम पे मुझे याद करोगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन एंड कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। ये वाला अच्छे से कर लेना, इसके सारे कॉजेज कर लेना। 3 कॉजेज है, तीनों 3 अच्छे से करके जाना। देन बात करें बार्टर सिस्टम एंड इट्स लिमिटेशन। बार्टर सिस्टम वाला भी बहुत बार पूछा गया है, ये भी पूछा जा सकता है। देन मनी एंड इट्स फंक्शन, इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी, मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, what is meant by birth rate, explain causes of high birth rate, then methods to control population in India, causes of migration, urbanization and its effects, importance of industries in India, इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो भाई मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये तो कर ही लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत बार पूछा गया है। देन बात करें तो मेजर टू इंप्रूव इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब देखो, यहाँ पे 2 तरीके से पूछा जा सकता है, मेजर टू इंप्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी या तो मेजर्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। इस तरह से 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपको पता है इसमें अलग अलग मेजर्स है, टेक्नोलॉजिकल मेजर्स, इस तरह से अलग अलग मेजर्स देके रखे हैं, तो वो सारे मेजर्स कर लेना, बिकॉज बहुत सी बार 5 मार्क में एक पर्टिकुलर मेजर भी ये लोग पूछ लेते हैं। देन बात करें डिस्कस इन डिटेल जेंडर रेशियो, मेल फीमेल रेशियो। तो देखो, एग्जाम में इसके टोटल 3 नाम से पूछा जाता है, जेंडर रेशियो, मेल फीमेल रेशियो और एक सेक्स रेशियो। ठीक है, तो 3 नाम से ये पूछा जाता है, तो ये वाला क्वेश्चन भी खास करके जाना। देन है कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कौन से कॉजेज है वो सारे कर लेना। और आखिरी में मेजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कौन से मेजर्स है जिसके बेसिस पे
अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व किया जा सकता है। अब यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चंस बताए ना, ये क्वेश्चन जो है वो सबसे मेन है। अब इसके बेसिस पे दूसरे क्वेश्चन आसानी से बन सकते हैं। जैसे बात करूं तो देखो अर्बनाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट, तो देखो इफेक्ट्स ना दो तरह की, एक है पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये भी बोल सकते हैं कि भाई सिर्फ इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स बताओ, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग अलग अलग क्वेश्चंस भी देख करके जाना, प्रिपेयर करके जाना। बाकी ये सारे टॉपिक्स मैंने जो बताए ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूं कि आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ये सेक्शन में तो मिलेंगे ही, बाकी इसके अंदर से दूसरे सेक्शन में भी मिल सकते हैं। तो 15 क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, ठीक है, इस बार के एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। चलो अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आपको अकाउंट स्टैट्स के अंदर कोई भी तरह की दिक्कत आ रही है पढ़ाई करने में, तो आप लोग हमारी बैच में जुड़ सकते हो। आपकी एग्जाम तक इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 599 है। 600 रुपए में आपको अकाउंट और स्टैट्स के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, साथ साथ में सारे रिकॉर्डेड वीडियोस भी उसमें अवेलेबल है, जिसमें हम आपको सारे चैप्टर्स के सारे सम्स की प्रिपरेशन आप अच्छे से कर सकते हो। बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, 600 रुपए में तो आप लोग एक रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लेते होंगे। ठीक है, आप लोग जरूर इसको परचेस करें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और अगर आपने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो प्ले स्टोर पे इसका नाम यूजीटी है और ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट नाम है। और अगर कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो 7202012221। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन डी की। तो देखो सेक्शन डी जो होता है ना, इसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 10 में से आपको कोई भी 7 लिखने होते हैं। ठीक है, ये याद रखना, 10 में से कोई भी 7 लिखने होते हैं। अब देखो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने यहाँ पे 18 क्वेश्चन दिए, तो देखो कितना मैंने एक छांट छांट के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन निकाले। अच्छा, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि ये ही क्वेश्चन आएगा, इसमें से बना के भी पूछ सकते हैं। मैंने जैसे कि कहा कि भाई अर्बनाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट, तो इफेक्ट्स मतलब पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, तो इस तरह से ये लोग बना के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट आप लोग ये सारे अच्छे से करके जाना। चलो अब हम लोग देख लेते हैं कौन से इसमें सबसे आईएमपी है जो आपको करने हैं सेक्शन डी के अंदर। तो डी के अंदर बात करें तो एक्सपेक्ट्स टू बी कंसीडर व्हाइल ड्राइंग अ डायग्राम। तो देखो डायग्राम ड्रॉ करते वक्त कौन से एक्सपेक्ट्स हमको ध्यान में रखने हैं। देन एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, और तीसरा एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये तीनों जो है ना वो चैप्टर नंबर 1 से पूछे गए हैं। ठीक है, देन बात करें डिटर्मिनेंट्स ऑफ एचडीआई। अब देखो एचडीआई के ना टोटल 3 डिटर्मिनेंट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये 3 डिटर्मिनेंट्स आप लोग अच्छे से करके जाना। एग्जाम में डिटर्मिनेंट्स की जगह कुछ और लगा के भी ये लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, देन बात करें नंबर 5 डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन भी कर लेना। लिमिटेशन ऑफ पीक्यूएलआई, अच्छा डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ना 5 मार्क में भी कभी कभी पूछा गया है, तो इस वजह से आप लोग ये वाला क्वेश्चन 5 मार्क के हिसाब से ही प्रिपेयर करना। ठीक है, देन लिमिटेशन ऑफ पीक्यूएलआई, पीक्यूएलआई के कौन से लिमिटेशंस है। देन लिस्ट डाउन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अच्छा यहाँ पे भले लिस्ट डाउन बोला हो, मतलब आपको हेड पॉइंट्स तो लिखना ही है, बट थोड़ा थोड़ा एक लाइन 2 लाइन एक्सप्लेन जरूर करना। बहुत सारे पॉइंट्स है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के, ये आपको चैप्टर नंबर 4 बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी में देखने को मिलेगा। और इसके अंदर ना आप लोग अंदर का भी अच्छे से पढ़ के जाना, जो भी बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, उन सबके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना। अगर उसमें से कोई क्वेश्चन बनता है तो आपको आना चाहिए, मतलब यहाँ पे मैं टॉपिक की बात कर रहा हूं, टॉपिक आपको अच्छे से करके जाना है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स वाला। ठीक है, देन बात करें डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। देखो यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट दिया है, ज्यादा स्टेटमेंट नहीं दिए, एक ये वाला देके रखा है, डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट कर लेना। देन डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देने का रीजन ये था कि व्हाट इज सेंट्रल बैंक या व्हाट इज कमर्शियल बैंक, इन केस 1 मार्क में पूछे ना तो आपको आ जाए, उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी होगा ना तो भी आ जाएगा, तो डिफरेंस कर लेना जिससे आप दोनों कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर पाओगे। देन बात करें टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेट के बेसिस पे आपको पता होगा टाइनी इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल और लार्ज स्केल, वो वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। देन बात करें एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ आरबीआई, आरबीआई के कौन से फंक्शंस है, और सेंट्रल बैंक और मतलब आरबीआई या तो सेंट्रल बैंक वही एक ही हुआ, और कमर्शियल बैंक के कौन से फंक्शंस है, ये वाला अच्छे से कर लेना, ये आपको चैप्टर नंबर 4 में ही देखने को मिलेगा। देन मनरेगा, यस मनरेगा तो कर ही लेना, ये तो भाई मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन हम कह सकते हैं। ठीक है, एमजी नरेगा जो है वो, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आने वाले टाइम में भी पूछा जा सकता है। देन बात करें एक्सप्लेन क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक,
क्रेडिट क्रिएशन वाला टॉपिक भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फैक्टर्स इंपैक्टिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये वाला भी बढ़िया तरीके से करके जाना। बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला जो आपके इंटरनेशनल ट्रेड वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा या फॉरेन ट्रेड वाले। देन नंबर 15 डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इन इंडिया, या तो एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है शॉर्ट नोट ऑन इंडियन रेलवे, तो ये वाला करके जाना। देन मीनिंग ऑफ माइग्रेशन एंड इट्स टाइप, अब देखो टाइप्स जो है ना वो दो तरह के, एक है पुल और पुश, ठीक है, और वो तो मैं रीजन बेस्ड बता रहा हूं, बट प्लेस बेस्ड के अंदर भी है इंटरनल और इंटरनेशनल, दोनों तरह के टाइप्स करके जाना, उसमें से कोई एक भी पूछ सकते हैं, ठीक है। देन डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, ये वाला क्वेश्चन आपका फॉरेन ट्रेड वाले चैप्टर से। और आखिरी में शॉर्ट नोट ऑन मल्टी क्रॉपिंग या क्रॉप रोटेशन, ठीक है। तो इस तरह से टोटल 18 क्वेश्चन हो रहे हैं जो आपको करके जाने हैं, जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। देखो ये आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, ठीक है। आप में से कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, ठीक है, तो उन लोग के लिए तो ये क्वेश्चंस वरदान के बराबर है। ये क्वेश्चंस कर लेने से तो अच्छे पास क्या आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन सी पे। तो देखो सेक्शन सी जो होता है ना, उसके अंदर टोटल 16 क्वेश्चंस आते हैं, 16 क्वेश्चंस, उसमें से आपको कोई भी 12 क्वेश्चंस लिखने होते हैं। तो आपको कौन से, देखो अब 16 है, बहुत सारे पूछे जाते हैं उसमें से, इसलिए मैंने यहाँ पे लिस्ट जो है वो थोड़ी लंबी दे के रखी है। 38 क्वेश्चन है, ठीक है, 38 क्वेश्चन कर लोगे, 38 नहीं है 37 ही है, एक क्वेश्चन दो बार इसमें रिपीट हुआ है। देखो एक तो ये है रीजंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और सेम है रीजंस फॉर फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड, रिपीट हुआ है, तो टोटल 37। सो जो 37 क्वेश्चंस दिए उसमें से 16 क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है, मतलब सबके सब नहीं आएंगे, बट डेफिनेटली कहूंगा कि 7, 8 या तो 10 क्वेश्चन तक तो पूछे ही जाएंगे मेरे आईएमपी में से, ठीक है। और ये भी कहूंगा कि आगे के जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे ना, उसमें से भी पूछ सकते हैं, सेक्शन ई है या सेक्शन डी है, उसमें से भी ये क्वेश्चंस निकाले जा सकते हैं। दैट्स व्हाई आप लोग सारे सेक्शंस मैं जो बता रहा हूं वो तो करके ही जाना, और लास्ट डे वालों के लिए तो खास, वो तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना ये सारे क्वेश्चन। ऐसा समझ लो रट्टा मार के भी चले जाओगे ना तो भी आप अच्छे खासे मार्क्स कवर कर सकते हो, ठीक है। इसलिए बात करें तो पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर व्हाइल ड्राइंग अ डायग्राम, ये वाला क्वेश्चंस आप खास कर लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स, टाइप ऑफ डायग्राम। देन व्हाट इज बार डायग्राम, गिव टाइप्स ऑफ बार डायग्राम, लिमिटेशंस ऑफ एचडीआई, PQL। अच्छा एक चीज बता दूं आपको, व्हाट इज मीन्ड बाय फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ अलग क्वेश्चन है और फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स अलग क्वेश्चन है, तो खास करके आप लोग ये करके जाना, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ वाला क्वेश्चन और स्टेट इट्स डिटर्मिनेंट्स। और इसके ना टोटल 10 डिटर्मिनेंट्स देके रखे हैं, 10 इसके फैक्टर्स देके रखे हैं, वो आप करके जाना। बट जब मैं बात करूं PQLI की, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की, तो उसमें टोटल 3 डिटर्मिनेंट है, एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है और एक लिटरेसी है या तो एजुकेशन, ठीक है। तो उसके 3 है बट इसके 10 है डिटर्मिनेंट, तो ये क्वेश्चन अलग अलग है, तो उस हिसाब से आप पढ़ के जाना। देन है टाइप्स ऑफ मनी, आपको पता ही है बैंकिंग मनी, कमोडिटी मनी, वो टाइप्स करके जा सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से करना है। लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, फिर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, व्हाट इज CRR, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। 13 नंबर में टाइप्स ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कमर्शियल बैंक, या तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय कमर्शियल बैंक्स। Then what is disguised unemployment, explain with example. Then बात करें नंबर 15, मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी। 16 है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। देन नरेगा, देखो मनरेगा किया है तो नरेगा भी कर लेना, ठीक है, दोनों कनेक्टेड ही है। पहले नरेगा नाम था, बाद में उसका MG नरेगा हो गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म बता दिया तो बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ऐसा कोई मिल ही नहीं रहा है, तो याद रखना नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसका फुल फॉर्म है। देन प्रधानमंत्री जनधन योजना करके जाना, ठीक है, कब शुरू हुई थी, 1 रुपए या तो 0 रुपए में हम लोग बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। देन नेम द क्राइटेरिया गिवन बाय राजकृष्णा कमिटी टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये अनएम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर है जिसमें टोटल 4 इसके क्राइटेरिया देके रखे हुए हैं, ठीक है। देन बात करें हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज अ कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ये पॉपुलेशन वाले चैप्टर से है, ठीक है, वो वाला कर लेना। देन साइज ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, तो देखो साइज ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड भी आप लोग कर लेना, ये भी पूछा गया है बहुत सी बार। रीजंस फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी कर लेना। अच्छा ये वाला थोड़ा आईएमपी क्वेश्चन है और वो है व्हाई इज द ईयर 1921 आइडेंटिफाइड एज अ ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ठीक है, ये वाला खास करके जाना, पॉपुलेशन वाले चैप्टर का है। मीनिंग ऑफ एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट वाला कर देना। व्हाट इज SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन,
difference between balance of trade and balance of payment, then है types of industry on the basis of ownership, then balance economic development, what is green revolution, meaning of domestic and international trade, देन रीजन फॉर फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड देखो सेम है, रिपीट हुआ है, वही क्वेश्चन है। व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, डेफिनेशन ऑफ अर्बनाइजेशन, व्हाट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फिर व्हाई इज एग्रीकल्चर कॉल्ड बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। अच्छा देखो मैं एक और चीज कहूंगा कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, तो मैं ऐसा कहूंगा कि इसकी जगह पे आप लोग कर सकते हो व्हाट इज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ये वाला क्वेश्चन भी आप कर लेना, तो टोटल 38 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट वाला कर लोगे 38 क्वेश्चन हो जाएंगे, और ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट वाला। ठीक है, फिर है व्हाट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, बता दिया मैंने। व्हाई इज एग्रीकल्चर कॉल्ड बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और एक मैंने स्टेटमेंट देके रखी है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज मोर सफिशिएंट इन इंडिया, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। पता है ये प्रोडक्शन करने के लिए 2 टेक्निक होती है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। तो क्यों वो ज्यादा अच्छी है अपनी कंट्री के लिए, बिकॉज हमारी कंट्री में लेबर्स काफी ज्यादा है। तो इस तरह से टोटल 38 क्वेश्चन दिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पेपर लिखना है, पैटर्न क्या रहेगी पेपर लिखने की, किस बेसिस पे जो चेकर है ना वो चेक करता है, और मेरे पास उनकी आंसर की भी अवेलेबल है कि किस हिसाब से वो लोग के पास आंसर की होती है और वो क्या चीजें देख करके सोच करके पेपर चेक करते हैं। तो आपको पेपर कैसे प्रेजेंट करना है वो बताता हूं। ठीक है, तो जब आप लोग सेक्शन सी कर रहे हो, मे बी आपके स्कूल के टीचर ने या आप जहां पे ट्यूशन जाते हो उन्होंने बताया होगा, तो सेक्शन सी के अंदर ऐसा है, देखो पहले सेक्शन सी से शुरू करते हैं अपने। सेक्शन सी में ऐसा है कि आप लोगों को जो भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग को ना टोटल 4 पॉइंट लिखने हैं, 4 पॉइंट सफिशिएंट है। ठीक है, भले आपको 5 आते हो बट फिर भी 4 पॉइंट लिख करके आना। अगर आपके पास को अच्छा खासा कंटेंट है, 4 हेड पॉइंट्स उस क्वेश्चन में है, तो 4 पॉइंट्स लिख के आना है। ठीक है, 2 पॉइंट का 1 मार्क मिलेगा, बाकी के 2 पॉइंट का आपको दूसरा 1 मार्क मिलेगा। तो इस तरह से सेक्शन सी जो आपका आता है, सेक्शन सी वो आता है 2 मार्क का, तो इस तरह से आपके 2 मार्क हो जाएंगे। बट बहुत सी बार क्या होता है कि उसमें ज्यादा पॉइंट्स नहीं होते, 2 ही पॉइंट आपको लिखने हैं, तो वो भी पॉसिबल है कि 2 मार्क के क्वेश्चन में अगर बड़े बड़े पॉइंट्स लिखते हो ना आप लोग, एटलीस्ट 3-4 लाइन के 2 पॉइंट इसी तरह से लिख लेते हो, तो आपको 1 पॉइंट का 1 मार्क भी मिल सकता है। ठीक है, और ऐसा समझ लो कि इसका मैं अगर कंटेंट बताऊं कितना होना चाहिए, तो आपका जो पेपर होता है उसका 50 to 75% के बीच में आपको भरना रहेगा, अगर भरने की बात करें तो। और पॉइंट्स की बात करें तो 2 पॉइंट या तो 4 पॉइंट आप लिख सकते हो। अब 4 पॉइंट क्यों बताया, क्योंकि अगर छोटे छोटे पॉइंट है तो 4 पॉइंट आपको लिख के आना है। ठीक है, अब बात करें सेक्शन डी की, तो भाई सेक्शन डी के अंदर ना 3 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं आपके सेक्शन डी के। ठीक है, तो उस बेसिस पे आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है तो बता देता हूं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको किस तरह से पेपर को प्रेजेंट करना है, तो मेनली आपको 3 पॉइंट लिखने हैं अगर आप बड़े बड़े लिख रहे हो तो। ठीक है, और 3 मार्क के क्वेश्चन में आपका एटलीस्ट 1 पेज होना चाहिए। ठीक है, बड़े बड़े पॉइंट लिख रहे हो तो आप लोग 3 पॉइंट लिख सकते हो, सफिशिएंट है, 1 पॉइंट का 1 मार्क दे सकते हैं। बट अगर आपके पॉइंट कम है, आपके पास कंटेंट कम है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको 6 पॉइंट लिखने रहेंगे। ठीक है, 6 पॉइंट यू हैव टू राइट। तो अब 6 पॉइंट के 6 मार्क मिल जाएंगे, 1 पॉइंट के 1 मार्क के हिसाब से। ठीक है, और एटलीस्ट 1 पेज से ज्यादा होगा तो चलेगा, 1 पेज से कम मत लिखना। डन। ठीक है, और हेड पॉइंट, भाई हेड पॉइंट तो अच्छे से याद करके जाना है आप सबको। हेड पॉइंट कुछ भी हो जाए सारे लिखने के, फिर आपको एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने का। जैसे मान लो इसमें से अपने कोई भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, से फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ आरबीआई। अब देखो आरबीआई के जितने भी फंक्शंस है ना वो सारे लिख लेने के, कि भी कस्टोडियन है, फॉरेन एक्सचेंज का, सारे पॉइंट्स लिख लिए, फिर जाके आपको उसका एक्सप्लेनेशन शुरू करना है। ठीक है, तो ये बेस्ट रहता है, लिखने की बेस्ट स्ट्रेटेजी रहती है। अब आखिरी में आपको बता दूं कि सेक्शन ई जो होता है, जो कि 5 मार्क का पूछा जाता है। ठीक है, सेक्शन ई, तो सेक्शन ई लिखने का क्या पैटर्न है जो 5 मार्क में आता है। तो भाई इसको प्रेजेंट करने के लिए अब देखो इसमें काफी सारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए, इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, काफी पॉइंट है। ठीक है, मेथड्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन है, मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी है, काफी सारे पॉइंट्स है। तो आपने सारे पॉइंट्स लिख लिए। स्पेसिफिकली सेक्शन
ई और सेक्शन डी, इन दोनों के लिए सारे पॉइंट्स लिखना, फिर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करना, ये सबसे बेस्ट रहता है। क्योंकि देखो एक्सप्लेन हम सारे नहीं कर पाते। जैसे मान लो कि ये बता दूं कि मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, भाई काफी सारे पॉइंट्स है उसके अंदर, अब सारे के सारे तो लिखोगे नहीं, या इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी के काफी सारे पॉइंट्स है, सारे के सारे तो लिखोगे नहीं, ठीक है, सारे एक्सप्लेन नहीं करोगे, तो क्या करने का, आपको याद सारे होंगे तो आप सारे हेड पॉइंट लिख लो, फिर उसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करो, ये सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। अब कंटेंट की बात करें तो आपको सेक्शन ई 5 मार्क वाले क्वेश्चन में कितना कंटेंट लिखना है, तो मैं प्रीफर करूंगा कि एटलीस्ट 2 पेज होने चाहिए, ठीक है, 2 या 2.5 मिनिमम होना चाहिए, उतना पेज होगा तो ही आपको 5 मार्क मिलेंगे, ठीक है। और डायग्राम की बात करें तो एनालिसिस कितने पॉइंट के लिखने होते हैं, तो 5 एनालिसिस लिखने हैं, मतलब एक पॉइंट का 0.5 मार्क समथिंग गिन लो, इस तरह से आपको टोटल 5 पॉइंट लिखने हैं, इस तरह से 2.5 मार्क्स हो जाएंगे एनालिसिस के और 2.5 मार्क्स होंगे आपके ग्राफ के, ठीक है। तो एनालिसिस के 5 पॉइंट अगर आप ग्राफ करके जाते हो तो डन। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा पेपर पैटर्न बता दिया कि किस हिसाब से आपको पैटर्न पूरा फॉलो करना है, किस हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी बनानी है और उस स्ट्रेटेजी के बेसिस पे आपको पूरा पेपर लिखना रहेगा। डन। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।